हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल MW सर पर। तो जैसा कि कल का वीडियो में हम आपको कार्बनिक यौगिकों के वर्गीकरण एवं नामकरण पे चर्चाएं कर रहे थे। वर्गीकरण हमने पूरा बता दिया था। आज हम चर्चा करेंगे नामकरण पर। देखिए, कल के वीडियो में हमने बताया कि कार्बनिक यौगिक को दो भागों में बांटा गया है, एक खुली श्रृंखला यौगिक और बंद श्रृंखला यौगिक। फिर खुली श्रृंखला के यौगिक को दो भागों में बांटा गया, हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न। फिर हाइड्रोकार्बन को दो भागों में बांटा गया, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसी प्रकार से बंद श्रृंखला यौगिक को दो भागों में बांटा गया। बंद श्रृंखला यौगिक को चक्रीय यौगिक भी कहते हैं, तो उन्हें बांटा गया समचक्रीय और विषम चक्रीय में। फिर समचक्रीय को दो भागों में बांटा गया, एलिसाइक्लिक एरोमेटिक में। फिर एरोमेटिक यौगिक को दो भागों में बांटा गया, बेंजीनॉइड और नॉन बेंजीनॉइड। इस प्रकार से कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण पूरा हो गया। आज के लेक्चर में हम आपको कार्बनिक यौगिकों के नामकरण पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। देखिए, इसे कहते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। देखिए, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि नामकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो इसे जानने के लिए देखिए, कार्बनिक यौगिकों की बहुत सारी संख्याएं हैं। हमने पिछले वाले लेक्चर में आपसे बताया था कि लगभग 5 लाख कार्बनिक यौगिक ज्ञात हैं और सभी यौगिकों के नाम याद रखना, उनको गुणों को याद रखना आसान नहीं था, इसलिए नामकरण बनाया गया। तो नामकरण की दो पद्धति है, एक साधारण तथा निरर्थक पद्धति और दूसरी है IUPAC पद्धति। तो देखिए, नामकरण की कितनी पद्धतियां हैं? दो पद्धति है। एक को कहते हैं साधारण या निरर्थक पद्धति। निरर्थक पद्धति और दूसरी है IUPAC पद्धति। देखिए, जो साधारण पद्धति है या निरर्थक पद्धति है, इन्हें ये जो पद्धति है, इस पद्धति के अनुसार नाम रखे जाते हैं उनके सोर्स के आधार पर, उनके पाए जाने की स्थिति के आधार पर। जैसे मीथेन गैस को मार्स गैस कहते हैं ना। फार्मिक एसिड का नाम फार्मिक एसिड चीटी के नाम से पड़ा, फार्मिका से पड़ा। तो यह उनके सोर्स के आधार पर नाम है। और निरर्थक पद्धति या साधारण पद्धति से कोई भी यौगिक संपूर्ण विश्व में उसी नाम से नहीं जाना जा सकता, और किसी भी यौगिक को संपूर्ण विश्व में उसी नाम से जाने के लिए पद्धति बनाई गई IUPAC पद्धति। तो सबसे पहले जानने की ये जरूरत है
कि आईयूपीएसी पद्धति का, आईयूपीएसी का फुल फॉर्म क्या होता है। आप लोगों को पता होगा क्या होता है। इंटरनेशनल, क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। क्या होता है, देखिए, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ यूनियन ऑफ इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। ये इनका फुल फॉर्म होता है। क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। आइए इनके नाम जानते हैं कि कैसे इनके नाम रखे जाते हैं। देखिए, अब हम आपको दिखाएंगे कि इनके नाम कैसे रखे जाते हैं। देखिए, किसी भी कार्बनिक यौगिक का नामकरण करने से पहले कुछ निम्नलिखित शब्दावलियां याद होना बेहद आवश्यक है। जैसे कौन कौन सी शब्दावली है जो आईयूपीएसी में यूज होती है। आइए हम आपको दिखाते हैं। देखिए, सबसे पहले जो शब्दावली यूज होती है वो शब्दावली है मूल शब्द। क्या है, मूल शब्द, जिसे शब्द मूल भी कहते हैं, वर्ड रूट। सबसे पहले जो यूज की जाती है शब्द मूल, शब्द मूल, इन्हें कहते हैं वर्ड रूट। क्या कहते हैं, वर्ड रूट, वर्ड रूट। देखिए, वर्ड रूट से कार्बनिक यौगिकों में कार्बन की संख्या का पता चलता है। किसका पता चलता है, कार्बन की संख्या का पता चलता है। जैसे अगर कार्बन की संख्या 1 है तो शब्द मूल यूज किए जाते हैं मेथ। क्या यूज किए जाते हैं, मेथ। अगर कार्बन की संख्या 2 है तो क्या यूज किया जाता है, एथ। क्या यूज किया जाता है, एथ। 3 के लिए प्रोप, 3 के लिए प्रोप। 4 कार्बन के लिए यूज किया जाता है ब्यूट। क्या यूज किया जाता है, ब्यूट। इसी प्रकार से 5 कार्बन के लिए पेंट, 6 कार्बन के लिए हेक्स, 7 कार्बन के लिए हेप्ट, 8 कार्बन के लिए, कार्बन की संख्या 8 होने पर ऑक्ट, कार्बन की संख्या 9 होने पर नोन, और कार्बन की संख्या 10 होने पर डेक का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार से कार्बन की संख्या बढ़ती जाएगी 1 डेक, 2 डेक, 11, 12 के लिए। ठीक है। सबसे पहले कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज होती है, मूल शब्द या शब्द मूल। समझ में आ गया होगा। आइए अब हम आपको ये जो शब्द मूल होते हैं इनके बाद क्या लगाया जाता है, इनके बाद लगाए जाते हैं सफिक्स। क्या लगाए जाते हैं, सफिक्स। लिख लीजिए। देखिए, इन्हें कहते हैं अनुलग्न। क्या कहते हैं, अनुलग्न। एक टर्मिनोलॉजी है अनुलग्न
और एक टर्मिनोलॉजी है पूर्व लग्न। क्या है? एक अनुलग्न है और दूसरा पूर्व लग्न है। तो सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं अनुलग्न। अनुलग्न को कहते हैं सफिक्स। सफिक्स देखिए नाम से ही लग रहा है अनुलग्न। जैसे आपने पढ़ी है अनुवर्ती। अनु माने बाद में, अनुलग्न माने जो बाद में लगता है। जैसे एल्केन के लिए अनुलग्न एन होता है, एल्कीन के लिए इन होता है, एल्काइन के लिए आइन होता है। अनुलग्न क्या होता है? यह शब्द मूल के बाद लगाया जाता है। कहाँ लगाया जाता है? शब्द मूल के बाद लगाया जाता है। जैसे अगर कोई यौगिक, क्या है, कोई यौगिक है, ये एल्केन है ना, एक कार्बन को कहते हैं मेथ। क्या कहते हैं? मेथ। और मेथ में क्या जोड़ देंगे? ANE, मीथेन हो गया। तो ये जो शब्द है, ये शब्द क्या है? अनुलग्न है। जैसे ये मान लीजिए C2H6 है, दो कार्बन के यौगिक को कहते हैं क्या? ईथेन। क्या कहते हैं? एथ कहते हैं। और ये एल्केन है, इसलिए यहां हो गया क्या? इथेन। अगर मान लीजिए कोई एल्कीन होती है, जैसे C2H4, तो दो कार्बन को कहते एथ, और ये एल्कीन है, एल्कीन के लिए अनुलग्न लगाया जाता है इन, तो इसका नाम हो जाता क्या? इथीन ना। अगर ये एल्काइन होता, C2H2 होता, तो दो कार्बन को क्या कहते हैं? एथ कहते हैं, और इसी में अनुलग्न के रूप में आइन जोड़ दिया जाता। क्या जोड़ दिया जाता? आइन जोड़ दिया जाता। तो ये क्या है? ये सभी अनुलग्न हैं। अनुलग्न का मतलब है जो बाद में लगाए जाते हैं, शब्द मूल के बाद में जो शब्द लगाया जाता है उन्हें अनुलग्न कहते हैं। आइए अब हम आपको पूर्व लग्न के बारे में बताते हैं। इसको लिख लीजिए। देखिए एक टर्मिनोलॉजी है पूर्व लग्न। क्या है? पूर्व लग्न। अंग्रेजी में इन्हें कहते हैं प्रफिक्स। क्या कहते हैं? प्रफिक्स। देखिए यह भी उसी जैसा है जैसे आपको कहते हैं ना पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती माने एक पहले की संख्या। ऐसे पूर्व लग्न वो शब्द है जो शब्द मूल से पहले लगता है, ऐसे शब्द पूर्व लग्न कहलाते हैं। जैसे जैसे अगर यही लिखा है CH3Cl ना, तो इसे, ये जो क्लोरीन है, ये पूर्व लग्न की तरह उपयोग होगी। क्लोरीन को पूर्व लग्न में कहते हैं क्लोरो। क्या कहते हैं? क्लोरो। और एक कार्बन है तो क्लोरो मीथेन। क्या कहेंगे? क्लोरो मीथेन। हमें तो मतलब सिर्फ इस पूर्व लग्न से है। किससे है? इस पूर्व लग्न से है। जैसे ये कंपाउंड है CH3CH2Br। तो देखिए इन्हें क्या कहेंगे? इन्हें कहेंगे ब्रोमो। ब्रोमीन आ गया है ना, पूर्व लग्न की तरह लगेगा। ब्रोमो, दो कार्बन है और एल्केन है तो ब्रोमो एथेन। ब्रोमो एथेन। ठीक है। और पूर्व लग्न और जगह पे लगाया जाता है, जैसे कोई पार्श्व श्रृंखला हो। क्या हो? पार्श्व श्रृंखला लगी हुई हो, तो यहाँ पे पूर्व लग्न लगाया जाता है। जैसे ये हो गई मान लीजिए,
ठीक है, तो नंबरिंग करेंगे यहाँ से 1 2 3 4। तो ये हो गई पार्श्व श्रृंखला। पार्श्व श्रृंखला को हमेशा पूर्व लग्न के रूप में लिखा जाता है। तो ये दूसरे नंबर पे लगी है, तो लिखेंगे 2 मेथिल, क्या कहते हैं, 2 मेथिल, और 4 कार्बन है तो ब्यूट, और एल्केन है तो एन। तो ये देखिए, ये पूर्व लग्न है, ये क्या है, पूर्व लग्न है। फिर आपके यहाँ टर्मिनोलॉजी और जो आएंगी आगे बता दी जाएंगी। अब हम स्टार्ट करते हैं एल्केन का आईयूपीएसी नाम। किसका आईयूपीएसी नाम? एल्केन का। देखिए एल्केन के आईयूपीएसी नाम, इसको लिख लीजिए। तो अब हम आपको एल्केन के आईयूपीएसी नाम की चर्चा करते हैं। देखिए एल्केन, क्या पहचान है एल्केन की? इनका सामान्य सूत्र क्या होता है? इनका सामान्य सूत्र CnH2n + 2 होता है। ठीक है, इनका सामान्य सूत्र CnH2n + 2 होता है। देखिए, और है इनका आईयूपीएसी नाम लिखते समय इनका आईयूपीएसी नाम लिखते समय अनुलग्न के रूप में अनुलग्न के रूप में एन जोड़ देते हैं। कहाँ एन जोड़ते हैं? एन जोड़ते हैं शब्द मूल में। जैसे इनका जो सामान्य सूत्र है, इससे तो पता चलता है कि अगर ये मान लीजिए 3 कार्बन होता तो यहाँ हाइड्रोजन की संख्या होती कितनी? इसके 2 × 3 = 6 और 2 8 ये होती, और इनका नाम होता 3 कार्बन को क्या कहते हैं? प्रोप कहते हैं। क्या कहते हैं 3 कार्बन को? प्रोप। और इसी में जोड़ दिया जाता ANI, नाम हो जाता क्या? प्रोपेन। अगर ये 5 कार्बन होता तो यहाँ हाइड्रोजन की संख्या 5 × 10 2 12 होती। तो इस प्रकार से इनका नाम हो जाता क्या? 5 कार्बन को पेंट कहते हैं, नाम हो जाता पेंटेन। ठीक है, स्ट्रक्चर बना दे क्या प्रोपेन की? ये देखिए CH3 CH2 CH3। पेंटेन की बना दे CH3 CH2 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 CH3, ये हो गई पेंटेन। ठीक है, अब अगर इसी में कोई पार्श्व श्रृंखला लग जाए तो जैसा हम आपको बताएं कि वो पूर्व लग्न की तरह लग जाएगी। जैसे मान लीजिए ये कंपाउंड है, क्या है? ये कंपाउंड है, और यहाँ पे पार्श्व श्रृंखला लग गई। तो पार्श्व श्रृंखला कहाँ पे लगी है? दूसरे नंबर पोजीशन पे लगी है।
दूसरे नंबर पोजीशन पे लगी है तो इसे कहेंगे 2 मेथिल। एक कार्बन की श्रृंखला के मेथिल कहते हैं। तो 2 मेथिल कितने कार्बन हैं? 1 2 3 4 5। 2 मेथिल पेंटेन। 2 मेथिल पेंटेन। ठीक है। आइए इसी प्रकार से हम आपको एल्कीन की आईयूपीएसी बताते हैं। किसकी बताते हैं? एल्कीन की। इसको लिख लीजिए। एल्कीन क्या होता है? इनका सामान्य सूत्र, इनका सामान्य सूत्र CnH2n होता है। ठीक है। और इनका आईयूपीएसी नाम, इनका आईयूपीएसी नाम में इन अनुलग्न लगा दिया जाता है। लगा दिया जाता है। ठीक है। देखिए, जैसे अब इनका जो सामान्य सूत्र है, इन्हीं से देखिए, अगर कार्बन की संख्या मान लीजिए 4 होती तो हाइड्रोजन संख्या कितनी होती? जस्ट 2 गुना। तो इस प्रकार के इनका नाम हो जाता। 4 कार्बन को कहते हैं ब्यूट। क्या कहते हैं? ब्यूट। और इसी में जोड़ दिया जाता ENE, ब्यूटीन। लेकिन ब्यूटीन में आपको अगर स्ट्रक्चर बनाए 1 2 3 4 कार्बन, ब्यूटीन यह असंतृप्त कार्बन है। इसमें एक डबल बॉन्ड पाया जाएगा। आप डबल बॉन्ड यहाँ भी लगा सकते हो, यहाँ भी लगा सकते हो, यहाँ भी लगा सकते हो। तो आप यहाँ लगा दिए। देखिए, ये हाइड्रोजन से इसकी बैलेंसी पूरी कर रहे हैं। ये स्ट्रक्चर। तो नंबरिंग कहां से करेंगे? अंकन कहां से करेंगे? जहां से डबल बॉन्ड नजदीक पड़े। देखिए, अंकन का नियम है, आपको हम प्रायोरिटी ऑर्डर अभी लिखवा देते हैं कि अंकन किस सिरे से किया जाता है। तो अंकन उस सिरे से किया जाता है जहां से डबल बॉन्ड नजदीक पड़े ना। 4 कार्बन को कहते हैं ब्यूट। क्या कहते हैं? ब्यूट। और डबल बॉन्ड पहले नंबर पोजीशन पे, तो उसे ब्यूट 1 इन लिखते हैं। जहां पे डबल बॉन्ड है वहां इसको लिख दिया जाएगा। इसकी और भी संरचना बन सकती है, और भी प्रोबेबिलिटी है कि मान लीजिए डबल बॉन्ड यहाँ लगा हो। कहाँ लगा हो? यहाँ पे लगा हो। तो क्या करेंगे? अगर डबल बॉन्ड यहाँ लगा है तो इनका नाम, नंबरिंग क्या जहाँ से करेंगे डबल बॉन्ड की पोजीशन सेकेंड आएगी। आप यहाँ से भी कर सकते हो, 1 2 3 4। तो इसका नाम हो जाएगा 4 कार्बन के लिए ब्यूट। और डबल बॉन्ड दूसरे नंबर पोजीशन पे है तो ब्यूट 2 इन।
ये हाइड्रोजन है, इस साइड भी लिखा जा सकता है, इस साइड भी। वो कार्बन की संयोजकता को पूरी करना चाहिए। इस कार्बन की अगर संयोजकता देखी जाए तो एक हाइड्रोजन से, एक इससे दो, और दो डबल बॉन्ड से चार। इसी प्रकार से इसकी भी एक, दो, तीन, चार, और इनकी तीन हाइड्रोजन बांड से, एक क्रमशः कार्बन कार्बन बांड से जो सहसंयोजक बांड बनाए हैं, तो इनकी चार संयोजकताएं पूरी हो जाती हैं। आइए इसी के साथ हम आपको एल्काइन का आईयूपीएसी नाम कैसे किया जाता है दिखा देते हैं। एल्काइन, एल्काइन सम्मान सूत्र पता होगा आपको, क्या होता है इनका सम्मान सूत्र? सामान्य, सामान्य सूत्र CnH2n -2 होता है, -2 होता है। इनमें अनुलग्न अनुलग्न आयन लगा दिया जाता है। देखिए, अगर इससे देखना है तो मान लीजिए ये मान के चलिए कि ये कितना कार्बन है? 6 कार्बन है। तो यहाँ हाइड्रोजन संख्या कितनी होगी? 6 दूनी 12, 12 में से 2 कम, तो C6H10। इस प्रकार से इनका नाम जो लिखा जाएगा, 6 कार्बन होने के कारण इन्हें लिखा जाएगा हेक्स, और इसी में जोड़ दिया जाएगा क्या? INA। आइए के कुछ स्ट्रक्चर को बना के आपको दिखाते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इन जो एल्काइन होते हैं इनमें ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, तो कहीं तो आपको ट्रिपल बॉन्ड लगाना पड़ेगा। आप यहाँ लगा दिए, तो यहाँ लगा देने पे इनका जो आईपीएसी नेमिंग है वो हो जाएगी हेक्स वन आइन। क्या हो जाएगी? हेक्स 1 आइन। ट्रिपल बॉन्ड कहाँ लगा है? पहले पोजीशन पे लगा है। दूसरी स्ट्रक्चर है 1, 2, 3, 4, 5, 6। इस बार ट्रिपल बॉन्ड यहाँ लगा दीजिए, तो इनका नाम हो जाएगा हेक्स 2 आइन। क्या हो जाएगा? हेक्स 2 आइन। देखिए तीसरा स्ट्रक्चर हम आपको दिखाते हैं। 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इस बार ट्रिपल बॉन्ड यहाँ लगा दीजिए, तो नाम हो जाएगा हेक्स 3 आइन। हेक्स 3 आइन। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। और नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको कैसे बाह्यतम श्रृंखला का चुनाव किया जाता है और अंकन किस नियम से किए जाते हैं, अंकन करने के नियम हम आपको अगली क्लास में बताएंगे। ठीक है, तो आज की कहानी यहीं तक। कल फिर आपको बाह्यतम श्रृंखला का चुनाव और उनके अंकन का नियम पढ़ाएंगे। धन्यवाद।